नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश इलेक्शन @2019 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख पास आती जा रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मौसम के पारे के साथ पॉलिटिक्स का पारा भी चढ़ रहा हो। तो अपने इस खास चुनावी बुलेटिन में मध्य प्रदेश में मिशन 29 की जंग में जो रंग बदल रहा है उस पर बात करेंगे। मिशन 29 के लिए मध्य प्रदेश में घमासान शुरू हो गया, लेकिन इस घमासान में बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही 29 में से 27 सीटें जीत ली हो, लेकिन इस बार मुकाबला कुछ अलग है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद संघ भी समझ चुका है कि लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी की राह आसान नहीं है, जिसके चलते संघ ने इस चुनाव में बीजेपी की साख बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। साख बचाने की बारी। संघ ने कर ली तैयारी, तैनात किए पदाधिकारी, तय हुई जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में मिशन 29 का घमासान शुरू हो चुका है और इस घमासान में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो देश भर में मोदी लहर थी और प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज का जादू बरकरार था। लेकिन इस बार नैया पार होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता जा चुकी है और दिल्ली की सत्ता को बचाना है। पिछली बार बीजेपी ने प्रदेश की 29 में से 27 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन सरकार जाने के बाद इस कामयाबी को बरकरार रखना उतना आसान नहीं है। संघ को भी इस बात का एहसास है, इसलिए विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए संघ सियासी समीकरणों को साधने में जुटा हुआ है और अपने पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। संघ ने फिलहाल 7 जिलों में अपने पदाधिकारियों को तैनात किया है, जिनमें रीवा, सागर, दमोह, सीधी, सतना, शहडोल और मंदसौर शामिल हैं। इस मुहिम में संघ से जुड़े अनुषंगिक संगठनों के ज्यादातर बड़े नाम शामिल हैं, जो हर लोकसभा सीट पर जाकर एक और बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में हार की सबसे बड़ी वजह भीतरघात और बगावती सुरों को साधने की कोशिश करेंगे। संघ नोटा को लेकर भी मतदाताओं को जागरूक कर रहा है, क्योंकि नोटा के कारण ही विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुछ सीटों का टोटा हो गया था। संघ की इस पहल पर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया मानती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर मत नहीं डाले जाएंगे तो मताधिकार देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर ये आग्रह करते हैं, प्रत्येक चुनाव में करते हैं कि मत जरूर डालें। हमारा उद्देश्य है कि 100% मतदान होना चाहिए। कुछ लोग उदासीन भाव से मत डालने से बचते हैं या नोटा का प्रयोग करते हैं। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि उपलब्ध में से कई बार सबसे खराब भी चुना जाता है। इसलिए अगर सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध में से श्रेष्ठ को चुने, इसलिए मतदान करें। जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के भरोसे ये लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, तो संघ ने सारे मामले अपने हाथों में ले लिए हैं। हालांकि इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। संघ भी इस बात को समझ ले कि आज संघ को जब खुद को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, जनता इनके पीछे पड़ी है कि आप पूरे वादे नहीं कर पाए, तो संघ भी इस बात को समझ ले कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, जनता आपकी जुमलेबाजी को समझ चुकी है और आपको अगले चुनाव में हराने वाली है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को संघ का साथ मिला है, तो देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी अपनी शानदार कामयाबी को किस हद तक बरकरार रख पाती है। पॉलिटिकल डेस्क, अनादि टीवी। संघ ने न केवल प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की कामयाबी के लिए कसरत में लगा है, बल्कि इस बार तो मतदान को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर है। लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में
मतदान के लिए लोगों को जागरूकता का संदेश देने जा रहा है। दरअसल संघ का मानना है कि मतदाता किसी को भी वोट करे, लेकिन वोट का उपयोग करें जरूर। अब संघ की मंशा के अनुरूप संघ के अनुशांसिक संगठन किसान संघ और विद्यार्थी परिषद ने भी मोर्चा संभाल लिया है और नव मतदाताओं और किसानों के बीच जाकर मतदान जरूरी है का संदेश दे रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व होता है निर्वाचन, जहां आम व्यक्ति आम चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनती है और देश में अपनी पसंद की सरकार बनाने में योगदान देती है। भारत ही ऐसा गणतांत्रिक देश है जहां जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। ऐसे में अब इसके लिए मतदान करना बेहद जरूरी होता है और पिछले दिनों देखा गया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी जतन किए जाते रहे हैं। ऐसे में संघ ने भी मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। कुछ तो यानी कि अनुषांगिक संगठन भी इस तरह के अभियान की राह पर चल पड़े हैं। एबीवीपी रन फॉर डेमोक्रेसी अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं किसान संघ किसानों के बीच जाकर मतदान की अनिवार्यता पर चर्चा करने जा रही है। इसका उद्देश्य है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया है। मताधिकार लोकतंत्र की मूल आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान निर्माताओं की इस मंशा का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर मत नहीं डाले जाएंगे तो मताधिकार देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर ये आग्रह करते हैं, प्रत्येक चुनाव में करते हैं कि मत जरूर डालें। हमारा उद्देश्य है कि 100% मतदान होना चाहिए। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश देश में रहने वाले प्रत्येक मतदाता से निवेदन करता है कि वो अपना मतदान करे। मतदान सोच समझ कर करे, राष्ट्रीय मुद्दों पर करे और राष्ट्र हित में करे। अभी आगामी समय में 23 अप्रैल रन फॉर डेमोक्रेसी मैराथन दौड़ का हम आयोजन करने वाले हैं, जो पूरे मध्य भारत और पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक समय में हजारों युवा एकत्रित होकर मैराथन दौड़ का आयोजन करेंगे और समाज, जनता, युवाओं को जागरूक करेंगे कि 100% मतदान करें। हालांकि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि अपनी विचारधारा वाले संगठन को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने में भी गुरेज नहीं करता और यही वजह है कि राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद को लेकर संघ अब जनता के बीच वोट देने की अपील कर रहा है। बीजेपी संघ के अभियान को समाज की जागरूकता के लिए जरूरी बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि संघ को चुनाव के समय ही जन अभियान क्यों याद आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में पहले भी पहल कर चुका है। ये बात ये नहीं कि आज मात्र मोदी जी के केंद्र में हमारी सरकार है, पहले भी जब जब चुनाव का समय आया है और जिस स्तर का आया है, संघ ने हमेशा बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की बात कही है, क्योंकि वो निर्माण के अंदर आप भागीदार बनते हैं, वो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। और चुनाव आयोग भी पूरे देश भर के स्वयंसेवी संगठनों, अलग अलग किस्म के संस्थानों, आपसे, मीडिया से, बाकी सब लोगों से भी आग्रह कर चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए बात करें। तो ये तो राष्ट्र हित की बात है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको अब सब लोगों को मिलकर बनाना चाहिए और ये जो कदम है इसकी सराहना की जानी चाहिए। ये कोई भी विकास की बात छोड़कर जो मुद्दे भटकाने वाले हैं, चाहे राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे सेना की बात करें, तमाम ऐसे विवादास्पद मुद्दों को सामने लाते हैं जिससे कहीं न कहीं ध्रुवीकरण हो सके, मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके, गुमराह किया जा सके। ये वास्तविक विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टीम आती है और ये विभिन्न पत्रकों के माध्यम से घर घर जाती है, अभियान चलाती है और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। लेकिन इनकी सच्चाई कई चुनाव से जनता जान चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। विधानसभा चुनाव में भी जनता ने देख लिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। बहरहाल संघ जिस तरह अभियान की बात कर रहा है, उससे राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद को लेकर मतदान की अपील भी कर रहा है। ऐसे में संघ सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस संघ को कटघरे में जरूर खड़ा कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहा है। अब संघ के साथ तमाम अनुषंगिक संगठन भी मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आखिर मतदान के पहले ही संघ और उसके अनुषंगिक संगठन क्यों मैदान में आते हैं।
लेकिन अब देखना होगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़े जाने वाले इस चुनाव में क्या संघ बीजेपी की मदद कर पाएगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल, सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। आज की कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हां, इस कहावत का इन दिनों सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने जिन नेताओं को मैदान में उतारा, उनकी चुनावी कमान उनके बेटे संभाल रहे हैं। तो जाहिर है कि प्रत्याशी पिता के प्रचार के साथ ही बेटे अपने लिए राजनीति की पिच भी तैयार कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी पारे को उफान पर आने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल पहले चरण के चुनाव के लिए ही अधिसूचना जारी हुई है। लेकिन राजनीति में नेता एक पंथ दो काज कर रहे हैं। एक तो खुद का चुनाव जीतने के लिए मेहनत और दूसरा चुनाव की कमान बेटे को सौंप उसकी ब्रांडिंग के अलावा उसके लिए सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। राजनीति में एक पंथ दो काज, बेटों के जिम्मे पिता के चुनावी प्रचार की कमान। प्रत्याशी पिता के साथ बेटे तैयार कर रहे अपने लिए राजनीति की पिच। बेटों से प्रचार कराने बीजेपी कांग्रेस अपना रहे एक जैसी रणनीति। भोपाल सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद जयवर्धन भोपाल में एक्टिव। गुना से सिंधिया के नाम का फिलहाल ऐलान नहीं, लेकिन यूपी में एक्टिव होने के चलते पत्नी और बेटे ने संभाली सिंधिया के प्रचार की कमान। रतलाम झाबुआ सीट से चुनाव प्रबंधन की कमान विक्रांत भूरिया के हाथ। साल 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं विक्रांत। लोकसभा उपचुनाव में पिता का प्रचार कर दिलवाई थी जीत। बीजेपी के दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर ने बदली सीट। बेटे देवेंद्र सिंह तोमर बूथ संभालने के साथ पिता की जीत के लिए तैयार कर रहे हैं रणनीति। विधानसभा में टिकट के लिए सामने आया था देवेंद्र का नाम। खंडवा से प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने पिछले चुनाव में भी किया था बूथ प्रबंधन। इस बार फिर करेंगे पिता का चुनावी प्रचार। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा के बेटे कबीर मिश्रा भी हैं पिता की राजनीति में सक्रिय। बीजेपी का इस मामले को लेकर कहना है कि समाज की परंपरा है कि बेटा बेटी माता पिता का अनुसरण करते हैं। राजनेता का बेटा अनुसरण जरूर करता है, लेकिन समाज उन्हें कितना स्वीकार करेगा ये समाज तय करता है। वहीं कांग्रेस की माने तो राजनेता का परिवार चुनाव में उन्हें सहयोग भी देता है और सेक्रीफाइस भी कराता है, तो उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी इसे वंशवाद नहीं मानती और कांग्रेस इससे इनकार नहीं करती। राजनीति में तो जो भी व्यक्ति किसी परिवार से राजनीति में है तो उसका पूरा परिवार का बड़ा सैक्रिफाइस भी रहता है और बड़ी मेहनत भी रहती है। कभी पर्दे के पीछे होती है तो कभी पर्दे के सामने होती है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रही है। पूरा परिवार मिलके काम करता है, मेहनत करता है और तब जाके फल मिलता है। राजनीति में भी जो बच्चे अपने माता पिता के लिए काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर राजनीति के गुण सीखेंगे। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर का गुण सीखते हैं, शिक्षक के बच्चे शिक्षा का गुण सीखते हैं, लेकिन वो आगे जाके समाज के कल्याण के काबिल बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब वंशवाद नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर वो भी काबिल होते हैं, वो भी समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी मौका मिलना चाहिए। बहरहाल राजनेता के बेटे राजनीति में आए इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक सीट पर नेताओं का सालों से कब्जा और परिवार प्रेम के चलते दूसरी लाइन के नेताओं को पनपने नहीं देना जरूर राजनीति में इन दिनों चिंता का विषय है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए आशीष मंगल, सोनी की रिपोर्ट। तो अपने पिताजी का प्रचार करके नेता पुत्रों के लिए तो पहले से ही राजनीतिक दलों में सियासत की सीढ़ी तैयार हो जाती है, लेकिन प्रदेश के उन युवाओं का क्या जिनसे हर बार रोजगार के नाम पर वोट ले लिया जाता है। इस बार भी 30 लाख बेरोजगारों का बड़ा रोल है। देश और प्रदेश में युवा चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल की नजर युवाओं के वोट पर रहती है।
और इसके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होती है। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही रोजगार पर अपना ध्यान लगाया। लेकिन क्या इन योजनाओं के भरोसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। उसमें से 13 साल शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे। उन 13 साल में युवाओं के लिए युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना, बैंक लोन लेने पर सब्सिडी का दावा समेत जॉब फेयर तक किए गए, लेकिन उनका वो नतीजा नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। परिणाम वही हुआ कि विधानसभा चुनाव में इन बेरोजगार युवा मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। राज्य में चौथी बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। प्रदेश में बीते 5 साल में बेरोजगारों की संख्या 30.6 लाख हो गई। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर इस वोट को आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसमें कमी निकाल रही है। आज का युवा जागृत है, समझदार है, ये आंकड़े कुछ भी दे दें। मैंने कहा 30 लाख तो छोड़िए, 30 युवाओं को पप्पू नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस में जिसको पप्पू बनाना है वो बनाए या बना हुआ लें, उनकी मर्जी। आज का युवा जागृत युवा है, 1971 का युवा नहीं है। आज उस समय भी युवाओं ने ललकार इंदिरा गांधी के खिलाफ उठाई थी और आज भी युवाओं ने ललकार उठाई है इनके खिलाफ। ना बैंड बाजा बजाने के स्कीम में ये हमें भरमा सकते हैं और ना ही ये ढोर चराने के नाम पर युवाओं को बरगला सकते हैं। अब जब भाजपा ने युवा स्वाभिमान योजना पर सवाल उठाया तो भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अभी 100 दिन पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विवेकानंद स्वाभिमान सम्मान योजना शुरू करी जो युवाओं के लिए है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने घोषणा करी कि देश में जो सरकारी नौकरियों में 22 लाख नौकरियां शेष हैं उनको मार्च 2020 तक भरा जाएगा। ग्राम पंचायतों के स्तर पर 10 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, युवाओं ने अभी 5 राज्यों में उत्तर दिया, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी की रवानगी तय है। युवाओं को लुभाने के चक्कर में दोनों पार्टियों में सियासी टक्कर हो रही है, लेकिन युवा कैसे जिला रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, इसकी तस्वीर दोनों दलों के दावों की पोल खोल रही है। जिला रोजगार कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों के आंकड़े। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 1,51,216 बेरोजगार युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। वहीं भोपाल में 1,20,326 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। सतना में 1,24,425 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। वहीं मुरैना में 1,16,335 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। वहीं रीवा की बात करें तो रीवा में 1,11,214 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। वहीं सागर में 1,08,384 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया और छिंदवाड़ा में 1,06,273 युवाओं ने अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज कराया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों पर निगाहें बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हार मिली है तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगार नौजवान थे एक बड़ा मुद्दा था। इन बेरोजगारों के मुद्दे को साधने के लिए कांग्रेस ने भी तमाम तरह की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर इनको प्रशिक्षण देकर रोजगार देने की बात सीएम कमलनाथ कर चुके हैं, लेकिन क्या इस योजना के नाम पर कांग्रेस को वोट ये 30 लाख युवा देंगे, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। आजकल सियासत की लड़ाई न केवल रैलियों में भाषणों के दौरान आरोप प्रत्यारोप के जरिए लड़ी जाती है, बल्कि सोशल मीडिया भी नेताओं के लिए जंग का अड्डा बन गया और वो ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाकर तल्ख तेवर दिखाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने जब से छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर है और अदावत सीधे पूर्व सीएम रमन सिंह है। और आलम यह है कि पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधने के लिए उन्होंने
रमन सिंह के कंधे का इस्तेमाल किया। इस ट्वीट को देखकर तो ऐसा ही लगता है सीएम ने अपने ट्वीट में पीएम की चौकीदारी पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और उनके दामाद और उनके बेटे पर कई प्रकरणों में लिप्त होने पर सवाल उठाया है। अब जब आरोपों के आधार पर रमन सिंह और पीएम मोदी पर एक साथ वार हुआ तो भला छत्तीसगढ़ बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। पार्टी ने तुरंत पलटवार किया। तमाम प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि कौन फरार है कौन नहीं फरार है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब मां बेटे जिस कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी की बात करें या राहुल गांधी की या उनके दामाद की बात करें, दो लोग तो बेल में हैं। ये बेल नहीं मिलती तो शायद वो जेल के अंदर में रहते। दामाद का जमीन का घोटाला है तो एक हाहाकार कांग्रेस में बचा है कि ये चौकीदार यदि आने वाले 5 साल में आ गया तो शायद ये बेल भी नहीं मिलेगी और इनके रास्ते जेल के अंदर होंगे। और इसीलिए इस तरह का ट्वीट और इस तरह का वक्तव्य इस तरह के कांग्रेस के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। अब जब सीएम ने ही अकेले मोर्चा संभाल रखा हो तो कांग्रेस का हौसला बुलंद होना तो लाजमी था। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने भी बीजेपी को तुरंत जवाब दिया। ये जो रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले, तो ये मैं समझता हूँ इनको मानसिक अवसाद है, कहीं न कहीं ये गंभीर बीमारी से ग्रसित है। 5 साल हो गया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत हुआ कि उनको गिरफ्तार कर सके, ना तड़ी पार राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह में हिम्मत हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा जी को गिरफ्तार करवा सके। ये एक प्रकार से छल प्रपंच है। चूंकि अंग्रेजों के साथ रहने वाली आरएसएस और उसकी पार्टी भाजपा है, तो वो गांधी और नेहरू परिवार से खुन्नस खा के रहते हैं। निश्चित तौर पे जो गलती किया होगा, चाहे वो पुनीत गुप्ता हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे नान डायरी वाली सीएम मैडम हो, चाहे उनके मंत्री हो, अधिकारी हो, सब के सब न्याय व्यवस्था के तहत जेल जाएंगे। अब जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं, ऐसे में सीएम के इस ट्वीट ने राजीव का सियासी पारा गर्म कर दिया है और इस वार का असर प्रचार पर भी पड़ सकता है। रायपुर से राजेश निषाद की रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।